Hello everyone, welcome back to my channel that is Jia Shanky Medical Education. This is your friend Jia and today's topic is complete blood count. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी वीडियो तक मेरे साथ बने रहना ताकि हर एक चीज़ को हम अच्छे से क्लियर कर लें। एंड बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ अ कंप्लीट ब्लड काउंट। इसके बारे में स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मेडिकल लाइन से उनके लिए भी एंड जो नहीं है मेडिकल लाइन से उनके लिए भी, क्योंकि ब्लड टेस्ट सीबीसी तो कॉमनली सब करवाते रहते हैं, है ना। तो इससे हमें ये पता लगता है कि हमको वो जो रिपोर्ट है उसको स्टडी कैसे करना है। तो आज उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में देखने वाले हैं। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अ कंप्लीट ब्लड काउंट इज अ रूटीन टेस्ट used to evaluate the composition and concentration of various cellular components of blood। ये जो सीबीसी है, कंप्लीट ब्लड काउंट है, ये रूटीन टेस्ट है जो कि हम यूज करते हैं सो दैट ब्लड के अंदर जो सेलुलर कंपोनेंट्स कॉन्सेंट्रेशन को हम कैलकुलेट कर सकें। उसके लिए हम कंप्लीट ब्लड काउंट को यूज करते हैं। अब वो सेलुलर कंपोनेंट्स क्या हैं? आरबीसी हो गया, व्हाइट ब्लड सेल हो गया, प्लेटलेट हो गया, ठीक है। इनकी स्टडी क्यों करते हैं? ताकि हम ये देख सके कि मेडिकल कंडीशन क्या है किसी भी पर्सन की। अब ये देखिए, हमारा ये ब्लड सेल है। ब्लड सेल में कौन कौन से सेल होते हैं? डब्ल्यूबीसी होते हैं, आरबीसीज होते हैं, प्लेटलेट होते हैं। प्लेटलेट का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, आरबीसीज का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसीज 5 तरीके के होते हैं हमारे पास। बेसोफिल हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया, यूस्नोफिल्स हो गया, मोनोसाइट्स हो गए, लिम्फोसाइट्स हो गए। इन सभी की स्टडी जब हम करते हैं उसको हम बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। ओके, देखिए, कंप्लीट ब्लड काउंट में कौन कौन से पैरामीटर्स कंक्लूड होते हैं। देखिए, इसमें हम एचबी देखते हैं, टीएलसी जिसको हम बोलते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी। जब डब्ल्यूबीसी, वो जो 5 डब्ल्यूबीसी हैं उनकी सबको एक ही साथ इमर्ज करके टोटल उनकी वैल्यू निकाल दी जाए, उसको बोलते हैं हम टीएलसी। देन डीएलसी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, मतलब कि वो जो ल्यूकोसाइट मतलब वो जो व्हाइट ब्लड सेल है, जब उनके पांचों सेल की अलग अलग हम वैल्यू निकालते हैं उसको बोलते हैं हम डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। देन आरबीसी मतलब इरिथ्रोसाइट, जो रेड ब्लड सेल्स थे वो दिखाए थे, उनकी स्टडी। पैक्ड सेल वॉल्यूम पीसीवी, ये भी आरबीसी की ही स्टडी है, इसके बारे में और जानेंगे। एमसीवी मीन सेल वॉल्यूम, आरबीसी का साइज कैसा है। एमसीएच मीन सेल हीमोग्लोबिन, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो उसका एवरेज कंटेंट कितना है, ठीक है। फिर एमसीएचसी मीन सेल हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि जो रेड ब्लड सेल है उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन कितना है एचपी का, वो देखते हैं। प्लेटलेट के बारे में बात करते हैं, आरडीडब्ल्यू, एसटी एंड सीवी के बारे में बात करते हैं। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ के बारे में स्टडी करते हैं, इसमें वॉल्यूम एंड साइज के दोनों के बारे में वेरिएट करते हैं। उसके बाद मीन प्लेटलेट वॉल्यूम एमपीवी, ठीक है। उसके बाद प्लेटलेट की विड्थ के बारे में बात करेंगे, पीसीटी प्लेटलेट क्रिट के बारे में बात करते हैं। इन सभी के बारे में हम स्टडी करेंगे सीबीसी के अंदर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हमें ये पता लगता है कि पर्सन के अंदर कोई इलनेस है, कोई डिजीज है भी या नहीं है। अगर डिजीज है तो वो किस तरीके की डिजीज हो सकती है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एक सर्टेन टाइप का ही सेल इंक्रीज मिलेगा, कोई फंगल इन्फेक्शन है तो एक सर्टेन टाइप का सेल इंक्रीज मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से हम स्टडी करते हैं, ठीक है। जो हम सैंपल लेते हैं, इसके लिए हम ब्लड सैंपल लेते हैं, जो कि ईडीटीए वाइल में लिया जाता है, एंटीकोगुलेटेड वाइल में लिया जाता है। एंड जो इसकी रिपोर्ट निकल के आती है वो कुछ इस तरीके से निकल के आती है। चलिए आइए इसके बारे में पूरे तरीके से जानकारी लेते हैं। देखिए, पहला पैरामीटर है हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन होता है इसका काम क्या है? ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू तक एंड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। अब देखिए, जो हीमोग्लोबिन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारा जो ये है आरबीसी एंड इसके अंदर है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन है एंड ये जो हीमोग्लोबिन है इसके अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है। ये जो हीमोग्लोबिन है ये क्या करेगा? लंग्स से टिश्यू तक ऑक्सीजन को अच्छे से ट्रांसपोर्ट करेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर लंग्स तक लेके जाएगा और उसको एक्सहेल करवा देगा, सांस के जरिए बाहर निकलवा देता है। ये काम है हीमोग्लोबिन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जीवित रहने के लिए। नॉर्मल रेंज के बारे में बात करें हीमोग्लोबिन की, तो मेल के अंदर अलग होती है और फीमेल के अंदर अलग होती है, ठीक है। जो मेल होते हैं उसके अंदर हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज है 13 टू 16 ग्राम पर डीएल एंड जो फीमेल है उसके अंदर 12 टू 15 ग्राम पर डीएल होती है। उसके बाद देखिए, अगर नॉर्मल रेंज से वैल्यू ज्यादा आ रही है हीमोग्लोबिन की, उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथीमिया। मतलब कि अगर मेल के अंदर मोर देन 70 ग्राम पर डीएल वैल्यू आती है एंड फीमेल के अंदर मोर देन 16 ग्राम पर डीएल आती है तो वो पॉलीसाइथीमिया कंडीशन है।
उसके बाद अगर मान के चलिए जो नॉर्मल रेंज है उससे कम आती है वैल्यू, उसको बोलते हैं हम अनीमिया। जो मेल के अंदर लेस देन 12 ग्राम पर डीएल है या फिर फीमेल के अंदर लेस देन 11 ग्राम पर डीएल वैल्यू आती है हीमोग्लोबिन की, उसको हम बोलते हैं ये एनीमिक कंडीशन है। सो जब हीमोग्लोबिन का पैरामीटर आता है सीबीसी के अंदर, सो उसके रेंज को नॉर्मल रेंज से कंपेयर किया जाता है एक्चुअल वैल्यू जो ब्लड सैंपल की आई है। अगर तो वो ब्लड सैंपल की जो वैल्यू है वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा आती है, उसको पॉलीसाइथीमिया कंडीशन बोली जाती है। नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा कम आ रही है, सो उसको हम बोलते हैं एनीमिक कंडीशन। ओके, देन वी हैव द सेकंड पैरामीटर दैट इज अ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक है, मतलब कि WBC की जब टोटल स्टडी की जाती है उसको हम बोलते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। सो इसके बारे में, फंक्शन के बारे में बात करते हैं। सो दीज सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम दैट आर इन्वॉल्व इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट बोथ इन्फेक्शियस डिजीज एंड फॉरेन इन्वेडर्स। जो WBCs होते हैं ना, वो इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं, वो हमारी बॉडी को फॉरेन इन्वेडर या फिर इन्फेक्शियस डिजीज से बचाते हैं। कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो गई, फॉरेन इन्वेडर जैसे कि कोई एंटीजन बाहर से बॉडी के अंदर घुस गया, फॉरेन इन्वेडर हो गया, उन सब चीज़ों से बचाने का काम हमारे WBC करते हैं। अब मान के चलिए ये एंटीजन है, ये फॉरेन इन्वेडर है, एंड ये है हमारा WBC, ये इसको किल करेगा, इससे फाइट करेगा, ये हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट हो गया। अब तो आपको समझ आ गया होगा, आई होप। तो देखिए नॉर्मल रेंज के बारे में बात करें, सो अडल्ट के अंदर अलग है, ठीक है, एंड 2 से 6 साल के बच्चों के अंदर अलग होता है, न्यू बॉर्न बेबी के अंदर अलग होता है। सो ये पैरामीटर्स याद करने बड़े जरूरी हैं। सो देखिए नॉर्मल रेंज के बारे में बात करें तो अडल्ट में इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, 4000 टू 11,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। एंड 2 टू 6 ईयर्स के बच्चे के बारे में बात करें तो 5000 टू 19,000 रहता है। एंड न्यू बॉर्न बेबी के बारे में बात करें तो 9,000 टू 30,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर होता है। Having a higher or lower number of WBCs may indicate an underlying condition। अगर बहुत ज़्यादा हाई जाता है या फिर कम जाता है तो कुछ कंडीशंस को ये बताता है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए एक कंडीशन आती है ल्यूकोपीनिया, एक कंडीशन आती है ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोपीनिया का मतलब क्या है, व्हेन WBCs काउंट लेस देन 4,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। जब WBC का काउंट 4,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर से कम रह जाता है, 4,000 की रेंज से कम हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। मतलब TLC की जो वैल्यू है वो कम जा रही है, ठीक है। सो उसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन हो सकता है, एप्लास्टिक अनीमिया हो सकता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सकता है, HIV एड्स कंडीशन हो सकती है जिसको हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, माल न्यूट्रिशन भी हो सकता है। देन अगर 11,000 से ज़्यादा जाती है, अबव जाती है, उसको बोलते हैं हम ल्यूकोसाइटोसिस। उसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकती है, बोन मैरो ट्यूमर हो सकता है, सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकीमिया हो सकता है, स्मोकिंग, बर्न एंड इंजरी हो सकती है। ओके, सो ये कंडीशंस होती हैं WBC की। देखिए WBC के काउंट दो तरीके किसे किए जाते हैं, एक होता है TLC जो भी आपने देख लिया, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। WBC को सबको ही एक साथ मिला लिया, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, यूसिनोफिल, इन सब की एक साथ स्टडी कर दी गई कि इतने नंबर ऑफ WBC टोटल है बॉडी के अंदर, तो वो TLC हो गया, ठीक है। एक होता है DLC, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए माइक्रोस्कोपिक स्टडी जब हम करते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखता है, ये सभी WBC है। जब इनको मैंने एक साथ काउंट कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया TLC। जब मैं ये देख रही हूँ, अच्छा न्यूट्रोफिल इतने हैं, 1 2 3 4 5 6 न्यूट्रोफिल, 2 बेसोफिल, तो वो DLC के अंदर आता है। जब मैं एक साथ काउंट कर दूंगी उसको बोल देंगे हम TLC। ओके, अब बात करते हैं DLC के बारे में, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। सो इसमें हम पांचों सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, यूसिनोफिल, बेसोफिल के बारे में। देखिए मोनोसाइट इस तरीके का दिखता है, यूसिनोफिल इस तरीके का दिखता है, बेसोफिल इस तरीके का दिखता है, लिम्फोसाइट इस तरीके का दिखता है, न्यूट्रोफिल इस तरीके का दिखता है। Each type of WBCs has specific function in defending the body against infection। हर एक WBC का अपना एक काम है बॉडी को इन्फेक्शंस के बचाने का, हर एक अपना काम है। कोई तो केमिकल रिलीज करता है, कोई एंजाइम रिलीज करता है, कोई उस एंटीजन को खा ही जाता है, एनगल्फ कर जाता है, कोई दूसरे सेल को जाकर बताता है कि आपको जाके वहां पे लड़ना है। तो ये अलग अलग काम है हर एक सेल का। उन अलग अलग सेल की जब हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं DLC, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो सबसे पहले जो हम स्टडी करने वाले हैं न्यूट्रोफिल के बारे में बात करते हैं। देखिए जो न्यूट्रोफिल्स होता है उसको, उसके अंदर बहुत तरीके के लोब्स होते हैं, ठीक है, एंड इसके अंदर साइटोप्लाज्मिसिस होता है, इसके अंदर ग्रैनुल्स होते हैं, एंड मल्टी पार्टेड न्यूक्लियस इसके अंदर होता है, ठीक है। फंक्शन के बारे में बात करें, सो दे प्ले रोल्स इन डिस्ट्रिक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगल इन्फेक्शन एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है, रिलीज करता है अपने अंदर से केमिकल्स को रिलीज करता है जो कि किल करते हैं बैक्टीरिया को और उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, मतलब रोक देते हैं,
ठीक है। तो ये क्या करता है, बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन से बचाता है न्यूट्रोफिल, अपने अंदर से कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं एंड उसे किल कर देते हैं वो केमिकल्स। ओके, इसकी नॉर्मल रेंज के बारे में बात करें, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला WBC यही है, जिसकी नॉर्मल रेंज है 40% to 70%। दो कंडीशन आती है इसकी, न्यूट्रोफिलिया एंड न्यूट्रोपीनिया। फिलिया का मतलब होता है इंक्रीज, हायर कंडीशन। पीनिया का मतलब होता है डिक्रीज कंडीशन। ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है, पांचों में यही दो वर्ड यूज होने वाले हैं। न्यूट्रोफिलिया मतलब कि इफ न्यूट्रोफिल्स आर हायर देन 70%, अगर न्यूट्रोफिल्स 70% से हायर आते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूट्रोफिलिया। कब आ सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आ सकते हैं, स्मोकिंग इंजरी में आ सकते हैं, इन्फ्लामेशन में आ सकते हैं, सीवियर एक्सरसाइज एंड स्टीरॉइड यूज कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू इंक्रीज आ सकती है। अगर इंक्रीज आ रही है न्यूट्रोफिल्स की वैल्यू, उस कंडीशन को बोलेंगे न्यूट्रोफिलिया। तो उससे साफ साफ पता लग सकता है कि अच्छा बॉडी के अंदर हो सकता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, ये भी हो सकता है कि स्मोकिंग करता है ज़्यादा, इंजरी है इसके अंदर, इन्फ्लामेशन है, कोई सीवियर एक्सरसाइज कर लिया इन्होंने। सो ये सब चीज़ें RBC जब कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं वहाँ से हमें ये सब चीज़ें पैरामीटर्स निकल के आते हैं। उसके बाद देखिए दूसरी टर्म आती है न्यूट्रोपीनिया। न्यूट्रोपीनिया का मतलब होता है लोअर। ओके, सो इफ न्यूट्रोफिल्स आर लोअर देन 40%। ओके, सो कॉज क्या हो सकते हैं, HIV। अब देखिए मान के चलिए कोई अगर पेशेंट HIV एड्स से सफर कर रहा है ना, तो उसके न्यूट्रोफिल्स डाउन आएंगे, अपनी नॉर्मल रेंज से कम आते हैं। ठीक है, सो HIV एड्स हो गया, प्लास्टिक एनीमिया में कम आता है, बोन मैरो फेलियर में कम आते हैं, कीमोथेरेपी या रेडिएशन में या फिर ल्यूकीमिया की कंडीशन में भी न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो कम आते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रोपीनिया। देन सेकंड सेल के बारे में बात करें तो उसको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट। जो सेकंड सेल है वो लिम्फोसाइट है। एंड न्यूट्रोफिल्स के बाद जो न्यूट्रोफिल से जो थोड़ी सी कम मात्रा में पाए जाते हैं वो लिम्फोसाइट्स होते हैं। उनकी वैल्यू होती है 20 to 40%। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, इसके अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस जो उसका होता है वो राउंड होता है, लार्ज होता है उसका न्यूक्लियस। ठीक है, साइटोप्लाज्म है इसके अंदर। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके अंदर होता है, राइबोसोम भी इसके अंदर होता है। ठीक है, फंक्शन क्या है इसका, डिस्ट्रॉइंग सेल इन्फेक्टेड बाय वायरस। ये क्या करता है, सेल को डिस्ट्रॉय करता है, वायरस के अगेंस्ट लड़ता है ये, फॉरेन इन्वेडिंग सेल्स के अगेंस्ट लिम्फोसाइट लड़ता है। ठीक है, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वायरस के अगेंस्ट कौन लड़ता है, लिम्फोसाइट लड़ता है। एंटीबॉडी की प्रोडक्शन कौन करता है, लिम्फोसाइट करता है। हमारी बॉडी को सेलुलर और ह्यूमरल जो इम्यूनिटी है वो कौन प्रोवाइड करता है, लिम्फोसाइट करता है। नॉर्मल रेंज कितनी है, 20 to 40% है। अगेन दो टर्म आती है, लिम्फोसाइटोसिस मतलब इंक्रीज जा रहा है। ठीक है, सो लिम्फोपीनिया लोअर देन 20%। कौन कौन सी कंडीशन में आता है, कीमोथेरेपी ड्रग्स में आ सकता है, ब्लड डिसीज जैसे कि हॉटकिंस डिजीज की वजह से रेंज कम जाती है, वायरल हेपेटाइटिस, ऑटोइम्यून डिजीज जिसको हम ल्यूपस कहते हैं, स्टेरॉइड यूज की वजह से भी इनकी जो रेंज है वो कम चली जाती है। ल्यूकोसाइटोसिस के बारे में बात करें तो हाइयर जाता है अपनी रेंज से, मतलब 40% से हाई जाएगा। कॉज क्या हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, साइटोमेगेलो वायरस जिसको हम CMV वायरस कहते हैं, कैंसर ऑफ ब्लड कैंसर की वजह से इसकी रेंज जा सकती है ज्यादा, और मोनोन्यूक्लोसिस की वजह से भी ये हाई जा सकता है अपनी वैल्यू में। Then we have the third cell that is the eosinophil. Okay, so eosinophil कुछ इस तरीके से दिखता है। एंड फंक्शन के बारे में बात करें तो डिस्ट्रक्शन ऑफ एलर्जेंस, एलर्जेंस को डिस्ट्रक्ट करता है, इन्फ्लामेटरी केमिकल्स को डिस्ट्रक्ट करता है। जब भी कोई एलर्जिक कंडीशन होगी ना बॉडी के अंदर, इन्फ्लामेटरी कंडीशन होगी, तो eosinophil बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, सो रिलीज करता है अपने अंदर से, एंजाइम को करता है दैट डिसेबल पैरासाइट, जो कि पैरासाइट को डिसेबल करते हैं। सो पैरासाइटिक इन्फेक्शन के लिए भी ये लड़ता है। उसके बाद नॉर्मल रेंज के बारे में बात करें तो उसकी नॉर्मल रेंज कम ही होती है, 2% to 6% रहती है। दो कंडीशन होती है, ऑफकोर्स यूस्नोफिलिया मतलब इंक्रीज, पीनिया मतलब डिक्रीज। सो यूस्नोफिलिया मोर देन 6%, अस्थमा की कंडीशन में, हे फीवर की कंडीशन में, स्किन डिसऑर्डर की कंडीशन में, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन की कंडीशन में जो यूस्नोफिल काउंट है वो इंक्रीज होता है, दैट इज यूस्नोफिलिया। एंड यूस्नोपीनिया मतलब कि काउंट डिक्रीज जा रहा है 2% से। एंड कौन कौन से कॉज हो सकते हैं, कशिंग सिंड्रोम हो सकता है, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन हो सकता है, सेप्सिस की कंडीशन में जो रेंज है वो कम चली जाती है। देन वी हैव द फोर्थ वन दैट इज अ मोनोसाइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सो मोनोसाइट जो होते हैं वो कुछ इस तरीके के दिखते हैं। एंड फंक्शन इसके बारे में बात करें, सो मोनोसाइट चेंज इनटू मैक्रोफेजेस टिश्यू। ये क्या करते हैं, टिश्यू के अंदर जाके अपने आप को चेंज करते हैं, मैक्रोफेज की तरह बन जाते हैं। मैक्रोफेज कौन होते हैं, जो कि किसी भी इन्वेडर को, जो फॉरेन सब्सटेंस होते हैं उसको इनगल्फ कर जाते हैं, उसको खा ही जाते हैं सीधा। मैक्रोफेज का काम ये होता है। सो मोनोसाइट चेंज इनटू मैक्रोफेजेस इन टिश्यू वेयर इट क्लीन अप सेल्स बाय फेगोसाइटोसिस। जहां पर ये क्या करते हैं, जो टिश्यू के सेल्स हैं उनको क्लीन करते हैं अपनी फेगोसाइटोसिस एक्टिविटी के थ्रू। मतलब सेल के पास कोई भी कोई अलग सी चीज दिखेगी जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर दिक्कत आ सकती है, उसको खा जाते हैं और वहां से क्लीन कर देते हैं उसे।
मोनोसाइट्स आइदर किल द इन्वेडर, मोनोसाइट या तो इन्वेडर को किल कर देंगे, और अलर्ट द अदर ब्लड सेल्स, या फिर अलग जो अदर ब्लड सेल्स हैं उनको अलर्ट कर देते हैं कि ये आ चुका है, इससे फाइट करनी है। टू हेल्प डिस्ट्रॉय इट, एंड वो सेल को बोलते हैं कि आपको मेरी हेल्प करनी है इसको डिस्ट्रॉय करने में, ठीक है। एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, इस तरीके से ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। नॉर्मल रेंज इसकी 2% टू 10% रहती है। इसकी भी दो कंडीशन है, मोनोसाइटोसिस मतलब कि अपनी रेंज से इंक्रीज जा रहा है, मतलब 10% से इंक्रीज जा रही है वैल्यू। दूसरी कंडीशन है मोनोसाइटोपिनिया, मतलब कि अपनी नॉर्मल रेंज से डिक्रीज जा रहा है। सो जब नॉर्मल रेंज से इंक्रीज जा रहा है दैट इज नोन एज मोनोसाइटोसिस। कब कब जाता है? बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन में जाता है, ऑटोइम्यून डिजीज ल्यूपस कंडीशन में जाता है, ट्यूबरक्लोसिस कंडीशन में जाता है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में इंक्रीज जाता है, एंड मोनोसाइटोपिनिया मतलब कि अपनी नॉर्मल रेंज से कम जा रहा है, मतलब कि 2% से कम जा रही है इसकी वैल्यू, तो कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन की कंडीशन में जाती है। बोन मैरो डिसऑर्डर, एचआईवी एड्स कंडीशन या फिर सेप्सिस की कंडीशन में भी इसकी रेंज कम हो जाती है। लेट अस टॉक अबाउट द लास्ट वन, WBC, दैट इज अ बेसोफिल। सो जो बेसोफिल होता है वो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, कुछ इस तरीके का दिखता है ब्लड सेल। एंड फंक्शन के बारे में बात करें सो ये एलर्जेंस, पैथोजेंस एंड पैरासाइट्स के अगेंस्ट लड़ता है, ठीक है। और जैसे कि बेसोफिल रिलीज करता है अपने अंदर से कुछ केमिकल्स को, जैसे हिस्टामिन, हेपारिन को रिलीज करता है सो दैट ब्लड फ्लो इंप्रूव हो सके, प्रिवेंट कर सके ब्लड क्लॉट्स को। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है, हेपारिन को अपने अंदर से रिलीज करता है। हेपारिन जो है वो नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है जो कि ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा कौन सा सेल है जो कि अपने अंदर से हेपारिन को रिलीज करता है, कौन सा है? दैट इज अ बेसोफिल, ओके। एंड नॉर्मल रेंज के बारे में बात करें 0.5% टू 1% रहता है। इसकी भी दो कंडीशन है, बेसोफिलिया एंड बेसोपिनिया। फिलिया मतलब इंक्रीज जाएगा अपनी नॉर्मल रेंज से, मतलब 1% से इंक्रीज जाएगा। बेसोपिनिया मतलब कि अपनी नॉर्मल रेंज 0.5% से डिक्रीज जाएगा। जब अपनी नॉर्मल रेंज से इंक्रीज जाएगा, कौन कौन सी कंडीशन होती है? ल्यूकेमिया हो गया, ऑटोइम्यून डिजीज हो गया, ठीक है। एंड बेसोपिनिया में एक्यूट इन्फेक्शन हो गया, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन हो गई, हाइपरथायरॉयडिज्म में बेसोफिनिया कंडीशन होती है। लेट अस टॉक अबाउट द आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जिसका दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स, जो कि कुछ इस तरीके के दिखते हैं, ओके। इनकी जो शेप होती है वो बाइकनकेव होती है, ठीक है। एंड इनके अंदर हीमोग्लोबिन कंटेंट पाया जाता है जो कि प्रोटीन सब्सटेंस है। फंक्शन के बारे में बात करें सो आरबीसीज कंटेन स्पेशल प्रोटीन, ये अपने अंदर एक स्पेशल प्रोटीन को कंटेन करता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। अब जो हीमोग्लोबिन है वो अपने अंदर ऑक्सीजन को कैरी करता है एंड लंग से ऑक्सीजन को लेके जाता है टिश्यूज तक, एंड टिश्यूज से ऑक्सीजन को लेके जाएगा लंग्स तक और बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो आरबीसी अल्टीमेटली, आरबीसी इस चीज में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल कर रहे हैं, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है काम तो वो कर रहे हैं लेकिन जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी के अंदर ही है, ओके। सो नॉर्मल रेंज के बारे में बात करें, मेल के अंदर कम है, फीमेल के अंदर, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर वेरिएट करती है। जो मेल है उसके अंदर जो है 4.5 टू 6.0 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड है, एंड फीमेल के अंदर 4.2 टू 5.5 मिलियन है। इसकी भी दो कंडीशन है, एक है इरिथ्रोपिनिया मतलब अपनी जो नॉर्मल रेंज है उससे कम जाता है, ठीक है। एंड जो इरिथ्रोसाइटोसिस है अपनी नॉर्मल रेंज से हाई जा रहा है। तो इरिथ्रोपिनिया अपनी नॉर्मल रेंज से कम जा रहा है, उसके बारे में देखें तो मल्टीपल माइलोमा के केस में जाता है, आयरन विटामिन B12 की डेफिशिएंसी केस में जाता है, थायराइड डिसऑर्डर, माल न्यूट्रिशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्लीडिंग के केस में कम जाता है। एंड इरिथ्रोसाइटोसिस अपनी नॉर्मल रेंज से हाई जा रहा है, मोर देन जा रहा है। सो उस केस में बात करें, स्मोकिंग के केस में जाता है, डिहाइड्रेशन, किडनी ट्यूमर, लंग्स, पॉलीसाइथीमिया के केस में जो इरिथ्रोसाइट की कंडीशन है, जो रेंज है वो इंक्रीज हो जाती है। एंड वी हैव द फिफ्थ पैरामीटर विच इज पीसीवी। पीसीवी का दूसरा नाम क्या है? हिमेटोक्रिट। पीसीवी की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज अ पैक्ड सेल वॉल्यूम, ओके। सो हिमेटोक्रिट इज द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ आरबीसीज इन योर ब्लड। ब्लड के अंदर आरबीसीज का वॉल्यूम कितना है वो होता है पीसीवी, जो कि हम परसेंटेज में निकालते हैं, उसकी यूनिट परसेंटेज होती है। इसकी नॉर्मल रेंज क्या है? मेल के अंदर 41% टू 50% होता है, एंड फीमेल के अंदर 36% टू 48% होता है, ओके। मान के चलिए मैंने एक वाइल में ब्लड को कलेक्ट किया, उसके बाद उसको सेटल डाउन किया। सो ये जितनी रेंज आ रही है ना, ये सारा आरबीसी है, ये इसका वॉल्यूम कितना है दैट इज नोन एज पीसीवी, ओके। सो इसकी दो कंडीशन होती है, लो हिमेटोक्रिट एंड हाई हिमेटोक्रिट। इसकी भी वेरिएट करती है कि लो कब होगा, हाई कब होगा। लो कब होगा? जब मान लो बॉडी के अंदर अनीमिया है, सिक्कल टाइप का, ठीक है, आयरन, फोलेट, विटामिन B12 डेफिशिएंसी केस में ये कम जाता है, बोन मैरो डिसऑर्डर के केस में कम चला जाता है। हाई हिमेटोक्रिट कब जाएगा? पॉलीसाइथीमिया केस में जाएगा, डिहाइड्रेशन, लंग डिजीज, हार्ट डिजीज के कंडीशन में जो हिमेटोक्रिट है वो हाई जाता है अपने लेवल से।
देन वी हैव मीन सेल और कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम MCV, जो कि रेड सेल इंडिसेस के अंडर आता है, ठीक है। सो इसमें हम आरबीसी के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन उसके साइज के बारे में स्टडी करते हैं, ओके। सो इंडिकेट द एवरेज साइज ऑफ ईच रेड ब्लड सेल, हर एक रेड ब्लड सेल का जो एवरेज साइज है उसके बारे में बताता है। इसकी कैलकुलेशन के बारे में बात करें, सो इसमें हम क्या करते हैं ना, पीसीवी की जो परसेंट वैल्यू आई है उसको डिवाइड करते हैं आरबीसी काउंट से, एंड 10 एफएल से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। एफएल मतलब फेम्टोलीटर, जो इसकी यूनिट है, ठीक है। नॉर्मल रेंज इसकी 80 टू 100 फेम्टोलीटर होती है। देखिए उसके बाद देखिए इसकी दो कंडीशन होती है, एक तो हाई मतलब अपनी नॉर्मल रेंज से हाई जा रहा है, एक होता है लो अपनी नॉर्मल रेंज से कम जा रहा है। हाई का मतलब क्या है कि जो आरबीसी का साइज है वो बड़ा है, उसको हम बोल देंगे मैक्रोसाइट, ठीक है। कब कब हो सकता है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी में हो सकता है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी में हो सकता है। एंड लो मतलब कि आरबीसी का जो साइज है वो छोटा है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोसाइट। सो कब होता है, आयरन डेफिशिएंसी केस में होता है, थैलेसीमिया के केस में आरबीसी का जो साइज है वो छोटा हो जाता है। यहाँ पे आप बड़े अच्छे से समझ जाओगे। देखो जो नॉर्मल आरबीसी है ना वो इस तरीके का दिखता है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मोसाइटिक आरबीसी। क्या बोलते हैं, नॉर्मोसाइटिक आरबीसी। अब अगर आरबीसी का साइज छोटा हुआ तो उसको हम बोलेंगे माइक्रोसाइटिक आरबीसी। अगर आरबीसी का साइज अपने नॉर्मल साइज से बड़ा हो गया उसको बोल देंगे मैक्रोसाइटिक आरबीसी। होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। Then we have mean cell hemoglobin, which is MCH. So reflects the average amount of HB in each red blood cell. हर एक red blood cell में average amount कितना है HB का वो ये बताता है MCH. So इसकी कैलकुलेशन के बारे में बात करें तो हमने क्या करना है, HB की वैल्यू को RBC के साथ डिवाइड कर दो एंड 10 के साथ इंटू कर दो, ठीक है। सो इसकी नॉर्मल रेंज क्या है, 27 टू 33 पिकोग्राम रहती है। इसकी भी तो कंडीशन है, हाई MCH जाएगा या फिर लो MCH जा सकता है, ओके। सो देखिए जब हाई जाता है तो उसकी कंडीशन क्या है, विटामिन B12, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के कंडीशन में जाता है, हाई जाता है MCH। एंड लो जाता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया के केस में जाता है। मतलब कि MCH और MCV आपस में बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। Then we have eighth one, that is MCHC, mean cell hemoglobin concentration. So mean cell hemoglobin concentration में हम स्टडी करते हैं the average concentration of HB in a given volume of packed red cell. पैक्ड रेड सेल के अंदर एवरेज हीमोग्लोबिन कंटेंट कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। सो देखिए इस कैलकुलेशन कैसे करेगी, एचबी को ना हमने डिवाइड करना है पीसीवी के साथ और उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, ठीक है। सो नॉर्मल रेंज के बारे में बात करें, सो 33 टू 35 ग्राम पर डीएल होती है। दो कंडीशन होती है इसकी, हाई एमसीएच जा सकता है, हाई एमसीएच से जा सकता है एंड लो एमसीएच से जा सकता है। हाई मतलब कि कॉज क्या है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, लीवर डिजीज के केस में इसकी वैल्यू हाई जाती है। एंड लो कब जाएगी, आयरन डेफिशिएंसी एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन के केस में लो जाती है। देखिए अब उसके बाद कि दो कंडीशन होती हैं उसके अकॉर्डिंगली, रेंज के अकॉर्डिंगली। देखिए जो नॉर्मल आरबीसी है ना वो इस तरीके का होता है, ठीक है। मतलब उसके अंदर जो एचबी है वो एक प्रॉपर अमाउंट में होता है, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंगली उसका कलर भी वेरिएट करता है, क्योंकि एचबी जो है वो कलर प्रोवाइड करता है ना आरबीसी को, ठीक है। सो देखिए अगर MCHC लो जा रहा है मतलब एचबी का कंटेंट कम जा रहा है, सो उसको बोलेंगे हाइपोक्रोमिक। क्या बोलेंगे, हाइपोक्रोमिक। एंड अगर एचबी का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज जा रहा है मतलब उसको बोलेंगे हाई MCHC, तो आरबीसी उतना ही ज्यादा डेंस दिखेगा, ठीक है। वी हैव द नाइन्थ पैरामीटर विच इज प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट कुछ इस तरीके के दिखते हैं, सबसे छोटे सेल पाए जाते हैं ब्लड सेल्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट टू प्रिवेंट ब्लड लॉस। जब हमारी बॉडी में ब्लड लॉस होता है ना, उसको कहने से जो बचाता है वो प्लेटलेट होता है। प्लेटलेट कैसे बचाता है, वो क्लॉट बना देता है वहाँ पे ब्लड का, और जब वो ब्लड का धक्का जिसे क्लॉट कहते हैं वो बनता है तो ब्लड बहना बंद हो जाता है। तो प्लेटलेट वहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉर्मल रेंज के बारे में बात करें इसकी, तो इसकी नॉर्मल रेंज है 1,50,000 से 4,50,000 तक, ठीक है, सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। कॉज के बारे में बात करें, देखिए इसमें दो कंडीशन आती है, एक होती है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एक होता है थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब कि अपनी नॉर्मल रेंज से कम, थ्रोम्बोसाइटोसिस मतलब अपनी नॉर्मल रेंज से हाई। पीनिया मतलब लो, कब होता है, बोन मैरो डिसऑर्डर जिसको हम ल्यूकेमिया कह सकते हैं, वायरस, डेंगू, चिकन पॉक्स, मम्स के केस में जाता है, एड्स, हेरिडिटरी एप्लास्टिक एनीमिया। इन सारी कंडीशंस में प्लेटलेट की वैल्यू कम जाती जाती है, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ओके। एंड थ्रोम्बोसाइटोसिस मतलब कि अपनी नॉर्मल रेंज से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, कब होगा, कैंसर कंडीशन में हो सकता है, जैसे कैंसर लंग्स हो गया, ब्रेस्ट हो गया, ओवरियन हो गया, लिम्फोमा हो गया। आईडी के केस में हो सकता है, हिमोलाइटिक अनीमिया के केस में हो सकता है, एब्सेंस ऑफ स्प्लीन मतलब स्प्लीन रिमूव कर दिया गया है, रिएक्शन टू मेडिसिन, मेडिसिन से कोई रिएक्शन हो गई है उस केस में हो सकता है। Then we have RDW, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ।
रेड ब्लड सेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी विड्थ कैसी है उसके बारे में स्टडी करते हैं हम इसमें। RDW मेजर्स द डिफरेंस इन वॉल्यूम एंड साइज ऑफ योर रेड ब्लड सेल इन सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन में RBCs का वॉल्यूम एंड साइज क्या है उसके बारे में स्टडी करता है, हम करते हैं RDW के थ्रू। RDW दो तरीके से होती हैं, देखिए रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ, जिसको हम बोलते हैं CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एक होता है ST स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, सो देखिए अभी सिर्फ इसकी फुल फॉर्म के बारे में जान लीजिए, ठीक है। जब हम RDW के बारे में अलग से एक डिटेल स्टडी करेंगे उसमें मैं आपको ये दोनों चीजों के बारे में एग्जैक्टली ये है क्या। देखिए हाई RDW कब पाया जाता है, ये इंडिकेट करता है जो RBC का साइज है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। कब हो सकता है, सीन इन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया, जब बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है उस केस में RDW बहुत हाई पाया जाता है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया केस में हाई पाया जाता है। देखिए नॉर्मल RDW किस तरीके का है, मतलब जो RBCs है ना वो अपनी प्रॉपर शेप में है, प्रॉपर उनका साइज है, वॉल्यूम प्रॉपर है। एंड हाई देखिए कैसा हो रहा है कि कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, बहुत ज्यादा है कम है, ठीक है। इसको बोलते हैं हाई एनिसोसाइटोसिस। ओके, सो देखिए यहाँ पे एक चीज बताई गई है, साइज ऑफ RBCs, RDW एंड MCV आर टू यूज पैरामीटर टू आइडेंटिफाई एनीमिया। ये दो पैरामीटर MCV एंड RDW को यूज करके एनीमिया के कंडीशंस बताई गई है। जैसे कि अगर मान लीजिए लो MCV आ रहा है एंड नॉर्मल RDW आ रहा है, MCV मीन सेल वॉल्यूम की जो वैल्यू है लो आ रही है, मतलब कि जो रेड ब्लड सेल है ना वो माइक्रोसाइट है, उसका साइज छोटा है, लेकिन RDW उसका नॉर्मल आ रहा है, तो मतलब क्या है, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, जो एनीमिया वो क्रॉनिक डिजीज का है, अल्फा बीटा थैलेसीमिया रेट हो सकता है। अब अगर लो MCV आ रहा है, MCV लो जा रहा है, वही सेम RBC का साइज छोटा है एंड RDW हाई जा रहा है, ठीक है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। हाई MCV मतलब मैक्रोसाइट RBC है, MCV मतलब जो RBC है उसका जो साइज है वो बड़ा है, ठीक है। नॉर्मल RDW है तो ए प्लास्टिक क्रॉनिक लिवर डिजीज हो सकता है, एंड MCV का साइज बड़ा है मतलब RBC का साइज बड़ा है एंड RDW भी हाई है, दोनों ही चीजें हाई जा रही हैं, तो विटामिन B12, फॉलिक एसिड, हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। अब अगर नॉर्मल MCV है, MCV मतलब नॉर्मल है, RBC का साइज जो नॉर्मल जितना होना चाहिए वो है, लेकिन RDW हाई है, तो कंडीशन क्या हो सकती है, IDDA हो सकता है, ठीक है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है, फोलेट लेवल की डिस्टर्बन हो सकती है, ठीक है। देन 11th पैरामीटर इज मीन प्लेटलेट वॉल्यूम, जिसको हम बोलते हैं MPV। सो इसमें हम क्या करते हैं, मीन प्लेटलेट वॉल्यूम में प्लेटलेट के साइज के बारे में स्टडी करते हैं। साइज ऑफ प्लेटलेट, प्लेटलेट का साइज नॉर्मल कितना होना चाहिए, सेल 7 फेम्टोलीटर टू 9 फेम्टोलीटर होना चाहिए, ठीक है। हाई MPV लार्ज प्लेटलेट जो कि यंग पाई जाती है, एंड लो MPV स्मॉलेस्ट प्लेटलेट, वो छोटा साइज होगा जो कि ओल्ड प्लेटलेट होती है, ठीक है। सो जो यंग प्लेटलेट है जो कि लार्ज प्लेटलेट होती हैं वो ज्यादा अगर पाई जा रही है तो वो कौन कौन सी कंडीशन में पाई जाती है, कैंसर, हाइपोथायरॉयडिज्म, विटामिन D डेफिशिएंसी, हार्ट डिजीज, हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में पाई जाती है। एंड अगर लो MPV मतलब कि जो साइज है प्लेटलेट का वो कम पाया जा रहा है, छोटा हो गया, मतलब कि वो ओल्ड प्लेटलेट है, सो वो ए प्लास्टिक अनीमिया, बोन मैरो फेलियर, ऑटोइम्यून डिजीज, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, IDA की कंडीशन में पाई जाती है। देन वी हैव 12th पैरामीटर विच इज PWD, जैसे RDW था वैसे ही PDW है। सो PDW इज मेजरमेंट ऑफ प्लेटलेट एनिसोसाइटोसिस, प्लेटलेट की वॉल्यूम एंड साइज के बारे में स्टडी करेंगे इसमें हम। Mostly same size platelet is anisocytosis calculated from the distribution of individual platelet volume। इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं, देखिए कैसे प्लेटलेट का PWD दिखाया गया है, कुछ प्लेटलेट बहुत बड़े हैं, कुछ प्लेटलेट बहुत छोटे छोटे हैं, PWD एनिसोसाइटोसिस कहा जाता है, इसे प्लेटलेट एनिसोसाइटोसिस कहेंगे। नॉर्मल रेंज इसका 8.3% टू 56.6% होता है। इसके भी दो तरीके के चीजें होती हैं, दो तरीके के पैरामीटर हैं, एक होता है कॉज ऑफ हाई, PWD हाई जा रहा है, किस किस कंडीशन में जाता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, एनीमिया, इन्फेक्शन, बोन मैरो डिसऑर्डर के कंडीशन में हाई जाता है। लो कब जाएगा, वायरल इन्फेक्शन, बोन मैरो डिसऑर्डर, मेडिकेशन की कंडीशन में लो जाता है। लास्ट वन इज PCT, जैसे PCT, सो PCT का मतलब है PCT मेजर्स टोटल मास एज अ परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन द ब्लड, ब्लड के अंदर टोटल प्लेटलेट ने अपना वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया गया ना अपनी मास के अकॉर्डिंगली, वो बताता है PCT। उसकी नॉर्मल रेंज क्या है, 0.22% टू 0.24% रहता है। हाई जा रहा है अगर PCT तो क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, एंड लो जा रहा है तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के केस में जाता है लो। Guys, that was it for this video. If you like this video, understood this video, then please do subscribe my channel, that is Jia Shanki Medical Education. Please share this video and please do support women empowerment. Thank you very much.